मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभोक्ताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। तत्वार्थ सूत्र नामक के महान शास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है और उसमें मध्यलोक की रचना का वर्णन हम देख रहे हैं तिरोपन्नति आदि ग्रंथों के आधार से। जम्बूद्वीप की चर्चा अपनी हो गई है। जम्बूद्वीप के बाद में लवण समुद्र की चर्चा भी लगभग समापन की ओर है। लवण समुद्र में सबसे जो विशेष विशेष रचनाएं हैं कि कुछ पाताल हैं, 1008 पाताल कलश, वो केवल लवण समुद्र में ही है, अन्य समुद्रों में पाताल नहीं है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के पर्वत, अनेक प्रकार के द्वीप, वो भी लवण समुद्र में हैं। और जो विशेष द्वीप है, अंतर्द्वीप, जिन्हें कुभोभूमियां कहा जाता है, वो भी लवण समुद्र में है। और कहाँ है लवण समुद्र के साथ साथ? कालोदधी समुद्र में भी है। 48 अंतर्द्वीप लवण समुद्र में और 48 ही कालोदधी समुद्र में है। तो उन सब की लोकेशन कहाँ कहाँ है, कितने प्रकार के हैं और कैसे कैसे जीव उसमें वहां रहते हैं, ये सब हमने देख ली है। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा याद रखें। जैसे जो पाताल है, तो पाताल 3 साइज वाले हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य साइज वाले। दिशाओं में है, विदिशाओं में है और अंतर दिशाओं में है। 4 दिशाओं में 4, 4 विदिशाओं में 4 और बाकी बीच बीच में अंतर दिशाओं में 125 125 ऐसे करके 1008 पाताल कलश है। और जो ये अंतरद्वीप है 48, तो उसमें से 24 की देखनी है अपने को लोकेशन, 24 वैसे के वैसे हैं। तो वो 24 कैसे कैसे हैं, एक बार बता दीजिए। 24 अंतरद्वीप किस प्रकार से हैं? बोलो पारो। कुछ लोग हाथ भी ऐसे खड़ा करते हैं कि समझ नहीं आता, बताना चाह रहे हैं नहीं बताना चाह रहे हैं, मतलब अच्छे बताना है तो अच्छे से ऊंचा करिए, नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। हाँ, जम्बू द्वीप की जगती से लवण समुद्र में 500 योजन अंदर जाने पे 4 दिशाओं में है, वो सबसे बड़े हैं। और उनका साइज भी बता दो। उनका साइज 100 योजन का है। हम्म, उसके बाद 4 विदिशाओं में है, ये भी 500 योजन अंदर जाने पर है और इनका साइज 55 योजन का है। और 8 अंतर दिशाओं में है, ये 550 योजन अंदर जाने पर है और ये 50 योजन विस्तार वाले हैं। और जो विदिशाओं में और पहाड़ों के बीच नहीं, अब 8 बचे हैं जो पहाड़ों की दोनों साइड हैं, ऐरावत और विजयात पर्वत, और इधर आपके शिकरी पर्वत और विजयात पर्वत के दोनों साइडों में जो है वो 600 योजन अंदर जाने पर है और 50 योजन विस्तार वाले। 50 नहीं,
25 योजन विस्तार वाले। हम्म, ठीक है, बढ़िया। इस तरह से 4 तो दिशाओं में है, 4 विदिशाओं में है, और 8 अंतर दिशाओं में है, इस तरह से। और बाकी के कहाँ है कि 2 विजाट पर्वत है जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, उनके दोनों साइड्स में। और एक हिमवन पर्वत के दोनों साइड में, एक शिखरी पर्वत के दोनों साइड में। ये तो लोकेशन हो गई। अब ये कितने अंदर जाने पर है, तो दिशाओं वाले और विदिशाओं वाले तो 500 योजन अंदर जाने पर है, अंतर दिशाओं वाले 550 योजन अंदर जाने पर है, और जो पर्वतों के साइड वाले हैं वो 600 योजन अंदर जाने पर है। और साइड क्या है, ये दिशाओं वाले हैं 100 योजन विस्तार वाले, विदिशाओं वाले हैं 55 योजन विस्तार वाले, अंतर दिशाओं वाले हैं 50 योजन विस्तार वाले, और जो पर्वत के साइड्स वाले हैं वो 25 योजन विस्तार वाले। इस तरह से ये अंतर्द्वीप हैं। बोलिए। अंदर जाने से क्या मतलब, जम्बू द्वीप की जगती से इतनी दूर दूर है ना, ये अंदर मतलब है। लवण समुद्र में अंदर, लवण लवण समुद्र में अंदर, मतलब जगती जगती से इतनी दूर जाने के जगती बाद, से आगे, हाँ, वही जम्बू अंदर। द्वीप की जगनी से जगती से हाँ इतनी दूर जाने के बाद, हाँ, अंदर जाने के ऐसे ही बाद बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पे भी बॉम्बे वगैरह में अगर समुद्र में जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे समुद्र के अंदर इतनी दूर गए। वो अंदर ही बोला जाता है, समुद्र की बात चल रही ना, क्योंकि अपन वर्णन अब जम्बू द्वीप का नहीं पढ़ रहे, अब लवण समुद्र का वर्णन पढ़ रहे हैं। तो लवण समुद्र जम्बू द्वीप की जगती से अंदर मतलब लवण समुद्र में अंदर, ऐसे। अभी अपन ज्योतिष लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी सुमेरु से अंदर की तरफ, मतलब ऐसा अंदर बाहर वहां पर भी देखा जाएगा, वहां उत्तर दक्षिण ज्यादा यूज लेंगे। तो भाव उसका वही है कि जो अपन पढ़ रहे हैं उसकी अपेक्षा से बात कर रहे हैं। ये तो प्रमुख है पाताल और ये अंतरद्वीप। इसके अलावा जो हमने और पर्वत देखे हैं, चंद्रद्वीप, सूर्यद्वीप, ये सब देखे हैं, वो सारी रचनाएं भी यहाँ लवण समुद्र में है। और किस किस तरह के मनुष्य रहते हैं, तो दिशा वाइज पूरा फिक्स है, कोई भी मनुष्य किसी भी तरह का कहीं भी उत्पन्न हो जाता है, ऐसा नहीं है। पूर्व दिशा में किस तरह वाले मनुष्य हैं, पश्चिम में किस तरह वाले हैं, अंतर दिशाओं में किस तरह वाले हैं, जो विदिशाओं वाले हैं, वहां सब किस किस तरह के मनुष्य वहां रहते हैं, वो वहां बताया। और कल हमने ये भी देखा था कि किन परिणामों के कारण, कैसे खोटे भावों के कारण ये इस तरह की स्थिति, इस तरह का शरीर उनको प्राप्त होता है। तो कुछ शुभ भाव रहते हैं, लेकिन मायाचारी सहित वाले शुभ भाव रहते हैं। खोटा तप, और खोटे तप, मायाचारी सहित जो तप किया जाता है, अथवा ऐसे तपस्वियों को जो दानादि दिया जाता है, उनका बहुमान किया जाता है, उसके फल में ये कुमानुष द्वीपों में उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें तिलोक सार, मतलब कल अपन ने तिलोक पनौती के आधार पे पढ़ाई था, और एक तिलोक सार के आधार पे एक गाथा और यहाँ दी है, उसको पढ़ के फिर ये कुमानुष कैसे होते हैं, अ, उनकी चर्चा यहाँ पढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रकरण है, देखिए। जो जीव जिनलिंग धारण कर मायाचारी करते हैं, जिनलिंग धारण कर मतलब नग्न दिगंबर मुनि दशा धारण कर ली, लेकिन फिर भी मायाचारी करते हैं, ज्योतिष एवं मंत्रादि विद्याओं द्वारा आजीविका करते हैं, धन के इच्छुक हैं, 3 गारव एवं 4 संज्ञाओं से युक्त हैं, गृहस्थों के विवाह आदि कराते हैं, सम्यक दर्शन के विराधक हैं। कल पढ़ लिया था क्या अपन ने ये? है ना, कल पढ़ लिया था। चलो अब चालू कर दिया तो पढ़ लेते हैं। अपने दोषों की आलोचना नहीं करते, दूसरों को दोष लगाते हैं। जो मिथ्यादृष्टि पंचाग्नि तप तपते हैं, मौन छोड़कर आहार करते हैं, तथा जो दुर्भावना अपवित्रता सूतक आदि से एवं पुष्पवती स्त्री के स्पर्श से युक्त, तथा विपरीत कुलों का मिलना है लक्षण जिसका, ऐसे जाति संकर आदि दोषों से सहित होते हुए भी दान देते हैं, और जो कुपात्रों को दान देते हैं, वे सब जीव मरकर कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। देखो यहाँ जो कुछ बातें की, ये मैंने तब रत्नगंज शावकाचार्य के समय जब ये चला था तब की थी विशेष चर्चा, कि जो सूतक आदि से सहित स्थितियां हैं, या अशुद्ध दशा है, अशुद्ध दशा में होने पर और फिर दान आदि देते हैं, मतलब धार्मिक कार्य अगर कर रहे हैं, जैसे दान देने का मतलब है, वास्तव में तो जो ये पीरियड्स वाली ये अशुद्धि की स्थिति है, अथवा घर में
सूतक है और वो वाली स्थिति है, तो हम अगर दूसरों को छू रहे हैं, दान आदि दे रहे हैं, अपनी छुई हुई अपने हाथ से दे रहे हैं, या ऐसी स्त्री या ऐसे व्यक्ति को छूकर फिर दान आदि दे रहे हैं, तो खुद भी अशुद्ध हो गए हैं। तो वो सब अशुद्धि का या इस तरह की शुद्धता का जो ध्यान नहीं रखते हैं, तो परिणाम तो दान के हैं, हम तो दान देना चाह रहे हैं, लेकिन वो मलिनता अशुद्धता सहित दान दिया, तो पर दान के परिणाम के फल में मनुष्य तो हुए, भोग भूमि भी मिली, लेकिन वो कुभोग भूमि की प्राप्ति फिर उनको हो जाती है। इसलिए बाहरी मान मर्यादाओं को, शुद्धता आदि का ध्यान भी रखना चाहिए। इससे ये समझ में आता है कि क्योंकि जैसा हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो दान ही तो दे रहे हैं, लेकिन दान तो दे रहे हो, लेकिन अभी आप दान देने के योग्य नहीं हो, और हम अपनी अशुद्ध दशा की छुई हुई वस्तुएं दूसरों को दें, दूसरों को यानी उसको ग्रहण कराएं, तो वो उचित नहीं है। और तो फिर मैं उसमें भी धार्मिक कार्यों में करें ऐसा, तो वो और अनुचित हो जाता है। मैम, रुपए वगैरह जो देते हैं, पैसे वगैरह, चांदी के आइटम वगैरह देते हैं, तो वो भी नहीं देना चाहिए? वो रुपए का तो क्या कहें, वो तो यहाँ तो दान, रुपए को दान ही नहीं कहा है ना, दान 4 प्रकार का कहा है, आहार औषधि, इस हाँ। तरह से। तो वो है, वस्त्र आदि है या औषधि आदि है या आहार है, वो बात है। गारव का क्या मतलब होता है? कारव मतलब गौरव, गर्व, घमंड। कल बताया था 3 प्रकार के, सात गारव, रस गारव, वृद्धि गारव, 3 प्रकार के। अब देखिए कुमानुषों का वर्णन, कि एक कुमानुष किस प्रकार से वहां जीवन व्यतीत करते हैं, क्या उनकी स्थिति होती है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। ये मतलब मैंने बहुत शॉर्ट में कहा, उस समय अपन ने डिटेल में कर ली थी चर्चा रत्नगण शापकाचार में। ये जाति संकर होना, इसकी भी काफी बात मैंने कही थी, जो विवाह होते हैं अपने मतलब इंटरकास्ट जो मैरिज हो रही है, तो फिर वो दान देने योग्य नहीं रहते। इंटरकास्ट यदि हो रहे हैं तो दान देने योग्य नहीं हो रहे हैं, तो ये सब विचार भी अपने को तब कर लेना चाहिए कि यदि हम ऐसा काम कर रहे हैं तो हम किसी को दान देने योग्य नहीं रहेंगे, ये भी विचारणीय है। देखिए, वे मनुष्य और तिर्यंच युगल 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 रूप में गर्भ से सुख पूर्वक निकलकर अर्थात जन्म लेकर समुचित दिनों में यौवन धारण करते हैं, क्योंकि भोग भूमि में है तो उसी तरह से गर्भ से गर्भज होते हैं, और युगलिया के रूप में बंदर के मुंह वाले हैं, तो दोनों, और दोनों ही एक स्त्रीलिंग वाला होगा, एक पुल्लिंग वाला, मतलब एक स्त्री एक पुरुष, पर मुंह होंगे उनके, बंदर के हैं तो बंदर के, सिंह के हैं तो सिंह के, इस तरह की गर्भ से निकलकर, और समुचित दिनों में जगन्य भोग भूमि की स्थिति है तो 49 दिनों में वो यौवन धारण करते हैं। वे सब कुमानुष 2000 धनुष ऊंचे होते हैं। 2000 धनुष का 1 कोस होता है, यानी 1 कोस की ऊंचाई जगन्य भोग भूमि में 1 कोस है, मध्यम में 2 कोस, उत्तम में 3 कोस। तो इस तरह से 1 कोस कहो या 2000 धनुष कहो। मंद कशाई, प्रियंगु सदृश श्यामल और एक पल्ले प्रमाण आयु से युक्त होकर कुभोग भूमि में स्थित रहते हैं। मतलब ये सब चीजें जो बता रहे हैं, जगन्य भोग भूमि वाली स्थिति है, उनके जो शरीर का रंग होता है, प्रियंगु फल है एक, उसके समान श्यामल मतलब थोड़ा ग्रीनिश या ब्लूइश ऐसा कुछ कलर होता है, ऐसा उनका रंग होता है शरीर का। और एक पल्ले की उनकी आयु, उत्कृष्ट आयु कह रहे हैं, एक पल्ले प्रमाण आयु मतलब उत्कृष्ट आयु इतनी मैक्सिमम हो सकती है। उस भूमि के योग्य भोगों को भोगकर वे आयु के अंत में मरण को प्राप्त हो भवनत्रिक देवों में उत्पन्न होते हैं। मर के फिर वहीं भवनत्रिक देवों में उत्पन्न होते हैं। इन 4 प्रकार के द्वीपों में जिन मनुष्यों एवं तिर्यंचों ने सम्यक दर्शन रूप रत्न ग्रहण कर लिया है, वे सौधर्म। इन 4 द्वीपों में जिन मनुष्यों एवं तिर्यंचों ने सम्यक दर्शन रूप रत्न ग्रहण कर लिया है, वे सौधर्म युगल में उत्पन्न होते हैं। मतलब वे जीव सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। 4 प्रकार के कौन से कहे हैं कि 100 योजन वाले, 55 योजन वाले, 50 योजन वाले और 25 योजन वाले। तो ये 4 प्रकार के हो गए, मतलब 4 टाइप अपने देखे, दिशा, विदिशा, अंतर्दिशा और पर्वत की साइड्स वाले। तो ऐसे 4 प्रकार के जो द्वीप है, उनमें अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो सौधर्म युगल में उत्पन्न होते हैं। तो ये कंडीशन अगर दे रहे हैं आचार्य,
तो इससे भी समझ में आ रहा है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अभी लवण समुद्र में जो मछलियां होती हैं वो कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, तो थोड़ा सा यहाँ एक दो आधा पढ़ लेते हैं थोड़ी, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं इनको अपन। कि नदी मुख के समीप रहने वाले मत्स्यों में प्रत्येक की लंबाई 9 योजन, विस्तार 4.5 योजन और मोटाई 2.25 योजन। लंबाई लंबाई का ध्यान दे लें कि लवण समुद्र में जो नदी मुख के समीप मतलब लवण समुद्र में नदियां गिरती हैं। कौन सी नदियां गिरती हैं? कौन सी नदियां गिरती हैं लवण समुद्र में? एक तो सितोदा ये है, गंगा सिंधु, और ऊपर से बस गंगा तो और सीता सिंधु, सारी चार नदियां ही गिरती गिरती हैं। हैं, चार ही नदियां हैं। नहीं, और सब भी। तो और सब कहाँ जाएंगी? 14,000 नदियां। 14,000। अपन ने फिर 10। संख्या संख्या गिनी थी कि नहीं कितनी सारी नदियां थी? और संख्या याद नहीं आई तो सारी नदियां जितनी जम्बू द्वीप में नदियां हैं वो सब जाके कहाँ मिलती हैं? लवण समुद्र में तो मिलती है, और 14 प्रमुख तो है ही। तो नदी मुख के समीप समीप का मतलब है वो जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल के पास की तरफ, इधर जो यानी किनारे पर जो मछलियों का साइज है, तो वो साइज है मैक्सिमम साइज वहां पर 9 योजन का। ठीक है, 9 योजन का लंबाई लंबाई के हिसाब से देखो। एक अपन ने बड़ा महामत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, वो कितने बड़ी महामत्स्य देखा है एक अपन ने? कितना बड़ा होता है एक महामत्स्य? बोलिए रेणु जी। 1,000 योजन। कहाँ पर होता है? 1,000 योजन लंबा। 1,500, 250। हाँ, तो 1000 योजन लंबा मत्स्य कहाँ होता है? लवण समुद्र में। तंबूरम। स्वयंभू रमण, ठीक है, नेटवर्क वीक है। स्वयंभू रमण समुद्र में होता है वो। जम्बू द्वीप में हो सकता है कि 1000 योजन लंबा, नहीं जम्बू द्वीप नहीं, सॉरी, लवण समुद्र में। लवण समुद्र में नहीं हो सकता है ना? वो स्वयंभू रमण समुद्र में होगा। तो लवण समुद्र में किनारे पर तो है 9 योजन, और जो बीच में है, देखो ये बड़ी जो बड़े साइज की मछली होगी, थोड़ा मतलब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। बड़े साइज वाली मछली किनारे पे होगी, बीच में होगी? किनारे पर होगी कि बीच में होगी? बड़े साइज सबसे बड़ा, मैक्सिमम जितना बड़ा हो सकता है, वो किनारे पर होगा कि बीच में होगा? सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। बीच में होगा, किनारे पे जगह कम रहती है, बीच में वो बड़ी है तो बीच में होगी। तो ये किनारे पे तो 9 योजन वाला छोटा है, और बीच में जो बड़े साइज की मछली होगी वो 18 योजन की, मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको। 18 योजन लंबाई वाली, चौड़ाई, और उसमें मतलब उसकी आधी जितनी लंबाई होती है उसकी आधी चौड़ाई होती है, और उस चौड़ाई की भी आधी मोटाई होती है। सामान्य सा नियम है, जैसे 1000 योजन का महामत्स्य, 500 योजन उसकी चौड़ाई और 250 योजन मोटाई। ये 9 योजन की लंबाई है इसकी, तो 4.5 योजन की इसकी चौड़ाई है, और फिर 2.25 योजन की मोटाई है। ऐसा लंबाई का आधा चौड़ाई और चौड़ाई का आधा मोटाई, इस तरह का रेशियो इनमें रहता है। इसके अलावा भी बहुत प्रकार की मछलियां, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक, शिशुमार, इस तरह के ये लवण समुद्र में होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जम्बू द्वीप की जगती होती है, वैसे ही लवण समुद्र की भी बाउंड्री वॉल जगती होती है, और इसकी परिधि वगैरह है। अब वो उसकी संख्याओं में अपन नहीं जा रहे हैं, अपन ने जम्बू द्वीप की लिखी है, बाकी लवण समुद्र की एक बात बस इसमें ये है कि जम्बू द्वीप, यद्यपि अपन ओरल तो पढ़ चुके हैं, यहाँ गाथा आपको दिखा रही हूँ कि लवण समुद्र जम्बू द्वीप से कितना बड़ा है। तो सामान्य रूप से हम कहते हैं दुगुना है, तो दुगुना तो व्यास है, दुगुना तो क्या है उसका? व्यास है। 1 लाख योजन का व्यास जम्बू द्वीप का है, 2 लाख योजन का व्यास लवण समुद्र का है। लेकिन एक्चुअल में उसका एरिया, क्षेत्रफल देखा जाए तो वो कितना बड़ा है? तो सबको पता है अपने को, मनोरमा आंटी बता रहे, बोलिए मनोरमा आंटी। 24 गुना। 24 गुना। 24 गुना का मतलब क्या है
कि जम्बू द्वीप जैसे 24 जम्बू द्वीप उस लवण समुद्र में आ जाएं। तो ये कैसे निकाला है, तो ये यहाँ गाथा भी दी है और उसको निकालने का तरीका भी दिया है। आप लोगों को केवल मतलब थोड़ा श्रद्धान विश्वास ऐसा, उसके लिए मैं गाथा दिखा रही हूँ। देखिए, ये तो सूची व्यास लोग हैं। ये हेडिंग देखिए, जम्बू द्वीप प्रमाण खंडों के निकालने का विधान, यानी किस प्रकार से जम्बू द्वीप यानी लवण समुद्र के खंड करें, उसके पार्ट करें तो जम्बू द्वीप जैसे कितने पार्ट हो जाएंगे, ये इसका सब बता रहे हैं। और यहाँ आंसर दे दिया है, जम्बू द्वीप के प्रमाण लवण समुद्र के 24 खंड होते हैं। और उसका तरीका ये बताया है। अब तरीका फार्मूला वगैरह है, अब समझना आप लोगों को, रहने दें। एक सिस्टम है, आगे का भी निकालेंगे, अभी धात के खंड पढ़ेंगे। तो धात के खंड का कैसे निकालें, जम्बू द्वीप जैसे कितने जम्बू द्वीप आ जाएंगे धात की खंड में, धात की खंड जम्बू द्वीप से कितना बड़ा है, तो फार्मूला से अपन निकाल पाएंगे, ऐसे तो निकालना मुश्किल पड़ता है, फिर कैसे नापेंगे ऐसे तो अपन। तो इसमें एक फार्मूला दिया है, देखो ये है लवण समुद्र, ये है जम्बू द्वीप, ये 1 लाख योजन का, ये इधर 2 लाख योजन, इधर 2 लाख योजन, ठीक है। तो इसका क्या है, इसको बोलते हैं सूची व्यास। सूची मतलब एक सीधी लाइन को बोलते हैं ऐसे सूची। तो ये पूरी लाइन इधर से उधर खींची जाए तो उसका डायमीटर कितना होगा, तो ये पूरा बाह्य सूची व्यास इसको बोलेंगे। बाह्य सूची मतलब बाहर से बाहर तक, यहाँ से यहाँ तक कहीं नाप लें तो कितना आएगा, लवण समुद्र की बाह्य सूची कितनी आएगी, 5 लाख योजन, ठीक है ना। 1 लाख ये, 2 लाख इधर, 2 लाख इधर, 1 लाख इधर, तो ये हो गया 5 लाख योजन, 5 लाख, ठीक है। और फिर दूसरा होता है ये, इसको शब्द दिया है इन्होंने अभ्यंतर सूची, ये है अभ्यंतर सूची, ये कितनी है, ये है 1 लाख योजन। तो इसका फार्मूला है कि बाह्य सूची व्यास का स्क्वायर, ये बाह्य सूची व्यास का इसका करेंगे स्क्वायर, माइनस अभ्यंतर सूची व्यास का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय बाह्य सूची वर्ग में अभ्यंतर सूची वर्ग को कम करने पर जो शेष रहे उसमें से ये बाह्य सूची यानी जो जम्बू द्वीप का वर्ग है, जम्बू द्वीप का जो विस्तार है उसको स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। देखो इसका फार्मूला ये है, फार्मूला क्या है, फार्मूला लिख सकते हैं, बाह्य सूची व्यास, बाह्य सूची व्यास का स्क्वायर माइनस अभ्यंतर सूची व्यास का स्क्वायर। अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, यह जगह नहीं, आप लोग लिखना पूरा, अभ्यंतर सूची व्यास का स्क्वायर डिवाइडेड बाय या फिर अभ्यंतर सूची व्यास ही लिख सकते हैं, या जम्बू द्वीप का व्यास का स्क्वायर। तो ये बाह्य सूची व्यास का स्क्वायर किया 5 लाख स्क्वायर, अभ्यंतर सूची व्यास का स्क्वायर किया 1 लाख का स्क्वायर, और ये जम्बू द्वीप के व्यास का स्क्वायर किया 1 लाख का स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये आएगा। अभी अपन ये 0 0 तो हटा दो तो अपने इजी हो जाए सॉल्व करने में। 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 1 का स्क्वायर हो गया 1 और बटा 1। समझ में आ रहा है, ये 0 तो अपन ने सारी एक सी ना, 0 को हटा दिया तो अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, नहीं तो बहुत सारी 0 लगानी पड़ेगी अपने को एक्चुअल में करेंगे तो।
तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 55 25, 1 का स्क्वायर 1, तो 25 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24, और बटा 1, तो 24 बटा 1 बराबर क्या आया, 24। तो जम्बू द्वीप प्रमाण 24 खंड लवण समुद्र में हो सकते हैं। थोड़े बहुत कोई जो मैथ्स में मतलब मैथ्स करते हो तो वो समझ सकते हैं, और वो अपने आधुनिक भाषा में वो इन शब्दों को, ये सूची व्यास जो है ना, वो बता भी सकते हैं कि अभी नई भाषा में, अपने करंट भाषा में उसको क्या बोलते हैं। जो भी थोड़े बहुत मैथ्स वाले होंगे आपके घर में, अगर कोई बच्चे बच्चे हो, कोई पढ़ते हो, तो ये बता जो देंगे। डिवाइड करना है वो हमेशा जम्बू द्वीप का व्यास ही डिवाइड होगा? हाँ, क्योंकि अभी आगे भी नहीं, करेंगे। जम्बू द्वीप का नहीं होगा मेरे ख्याल से, इसको बाह्य सूची व्यास ही लिखना चाहिए। अभी मैं वही देख रही हूँ, क्योंकि इसमें वर्ड नहीं दिया इन्होंने कि इसको क्या कहेंगे। पर अभी धात की खंड का निकालेंगे ना, 1 मिनट, उसी में देख रही हूँ, बाह्य सूची व्यास ही बोलना चाहिए उसको। आपने अभ्यंतर सूची व्यास में किसको लिया? ये 1 लाख योजन जो अंदर अंदर बचा ना बीच में, अभ्यंतर तो सूची जम्बू द्वीप व्यास। का हो गया, वो तो जम्बू द्वीप का है। वो जम्बू द्वीप का है, तो इसमें तो जम्बू द्वीप अपन लिख रहे हैं, लेकिन इसको अभ्यंतर ही लिखना चाहिए। अभी जब अपन उसका निकालेंगे ना, धात की खंड का, तो जो बीच में देखो, जो ये है लवण समुद्र, ये जम्बू द्वीप, तो अपने को केवल इसका देखना है, लेकिन अपन अभी इसको भी ऐड कर रहे हैं ना बाहर में, तो इसको हाँ। माइनस करना है, ये बीच वाले को जो अपन ने ऐड किया है। तो जो अच्छा, अपन धात की खंड का देखेंगे, तो अपन यहाँ से यहाँ तक का पूरा माइनस करेंगे, राइट, 5 तभी लाख तो माइनस, धात की खंड का आएगा। 5 लाख तो माइनस। ये अभ्यंतर सूची व्यास में ये पूरा लेना पड़ेगा, जो अंदर का जो भी है ना, अकेला जम्बूद्वीप नहीं, इसको अभ्यंतर सूची व्यास ही बोलेंगे। मैम एक रिपीट कर दीजिए फार्मूला। हाँ, 1 मिनट में वो शब्द सही क्या है वो ही देख रही थी। आशा आंटी, आप क्या बोल रहे, कहाँ गए? हाँ, मैं बोलिए। तो जो बोल रही हूँ कि अगर ऐसे लेंगे तो वहाँ अभी जो अपन पूजा करें नंदीश्वर में, तो 1-1 लाख की एक बावड़ी है जम्बू द्वीप जितनी जितनी। तो हाँ वो जो पूजा कर रहे हैं उसमें तो 1-1 बावड़ी जम्बू द्वीप हाँ, तो जितनी हो गई बावड़ी, ना। हाँ है ना, तो वो कितना बड़ा, 163 करोड़ 84 लाख हाँ, तो 97। उसके तो कई सारे वो होंगे ना जम्बू द्वीप, कितने जम्बू हाँ द्वीप हाँ, होंगे पता नहीं। हर, अब आप ऐसा करके किसी भी द्वीप का निकाल सकते हैं, फार्मूला दे दिया ना, तो किसी भी द्वीप, वो द्वीप जम्बू द्वीप से कितना बड़ा है वो निकाल सकते हैं। इसको अभ्यंतर सूची व्यासी लिखेंगे, जहां तक मतलब अभी मेरे को वो गाथा नहीं मिल रही है, लेकिन वो लिखेंगे उसको अभ्यंतर, जम्बू द्वीप के वर्ग की बजाय जम्बू द्वीप के व्यास का स्क्वायर की जगह अभ्यंतर सूची व्यास करिए इसको, अभ्यंतर सूची व्यास का स्क्वायर, बाह्य सूची व्यास का स्क्वायर माइनस अभ्यंतर सूची व्यास का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अभ्यंतर सूची व्यास का स्क्वायर। तो अब जिस भी द्वीप का निकालेंगे उसका क्षेत्रफल कहाँ, जो अपने को पता होगा, तो उसके आधार पे वो जम्बू द्वीप से कितना बड़ा है वो निकाल सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से ये लवण समुद्र की चर्चा, यद्यपि डिटेल बहुत है इसमें से, अभी अपन ने एक टॉपिक छोड़ा है, जब अपन ज्योतिष लोक पढ़ेंगे तब उसको अपन कवर करेंगे। ये लवण समुद्र में सूर्य और चंद्र भी होते हैं, जम्बू द्वीप के भी अपन ने नहीं टच किए हैं अभी, तो वो सूर्य चंद्र की चर्चा जब अपन ज्योतिष लोक पढ़ेंगे तभी करेंगे, क्योंकि अभी वो बताने के में और बहुत सारी डिटेल हो जाएगी। तो जब चौथा अध्याय अपना चलेगा और ज्योतिष लोक का वर्णन चलेगा, तब वो इजी रहेगा समझना। तो जम्बू द्वीप में किस तरह से सूर्य चंद्र हैं,
कहाँ है, पानी के अंदर है, बाहर है, किस तरह से है। वो बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है वो तब करेंगे। अभी अब यहाँ जम्बू द्वीप से आगे बढ़ जाए अपन। एक जम्बू द्वीप की दो बाउंड्री वॉल है, एक तो जम्बू द्वीप नहीं, सॉरी, लवण समुद्र की, एक तो जम्बू द्वीप की तरफ और दूसरी धातकी खंड। तो अब दूसरा लवण समुद्र से आगे दूसरा जो द्वीप है उसका नाम है धातकी खंड द्वीप। बोलिए। मेरा क्लास एक्चुअली बहुत मिस हुआ है, आपने शायद बताया होगा। ये ढाई द्वीप जो बोलते हैं वो कैसे हुआ, वो मैंने पूछा था, शायद आपने बता दिया हो तो आइडिया नहीं है। जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप। तो एक द्वीप जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड द्वीप, और तीसरा जो द्वीप है पुष्कर द्वीप, उसका आधा मानुषोत्तर पर्वत है उसके बीच में, तो अच्छा, उसका आधा वो पुष्कर द्वीप। ऐसे मिला के दो द्वीप पूरे और एक आधा द्वीप, तो इनको बोलते हैं मतलब ये ढाई द्वीप तक जीव कहीं पे भी जा सकता है, ढाई द्वीप के अंदर? ढाई द्वीप तक मनुष्य पाए जाते हैं, कहीं तक भी जा सकता है, तो वो जाने की शक्ति चाहिए। जा सकता है मतलब शक्ति हो नहीं, तो जा मतलब सकता जैसे कि अपने कर्मों के हिसाब से कोई कुभोग भूमि है। या कर्मों के हिसाब से तो तीन लोक में कहीं भी चला जाए, इसीलिए अगले भाव के हिसाब से तो कहीं भी चला जाए। हाँ वही पूछ रही हूँ, अगले भाव में वर्तमान कहीं भी जा भाव में सकता है। ही, वर्तमान भाव में ही यदि मनुष्य है तो वैसे तो इधर उधर जा ही नहीं सकते, लेकिन कोई रिद्धि आदि कोई शक्ति हो तो मनुष्य केवल ढाई द्वीप में ही रह सकते हैं। और मनुष्य पर्याय सहित उत्पन्न भी अगर होंगे तो भी ढाई द्वीप के अंदर ही उत्पन्न होंगे। मरने के बाद मतलब नया जन्म भी जो होगा तो मनुष्य केवल ढाई द्वीप में ही पाए जाते हैं, इसलिए वो ढाई द्वीप फेमस है, समझ लो, कहा जाता है। मनुष्य लोग भी उसको कहते हैं, ढाई द्वीप भी उसको कहते हैं। अब है लवण समुद्र के आगे धातकी खंड द्वीप। धातकी खंड द्वीप, जैसे लवण समुद्र है वो जम्बू द्वीप को पूरा चारों तरफ से घेर के रखा है। जम्बू द्वीप को किसने घेर रखा है चारों तरफ से? लवण समुद्र ने। ऐसे ही लवण समुद्र को चारों तरफ से किसने घेर रखा है? वो धातकी खंड द्वीप ने। सूत्र था अपना एक, पूर्व पूर्व परिक्षेपणों वलयाकृत है। वो पूर्व पूर्व पिछले पिछले वाले को परिक्षेपण चारों तरफ से घेर के रखते हैं। तो जम्बू द्वीप को घेरा लवण समुद्र ने, और फिर लवण, ऐसा नहीं कि यही घेर के रह गया, लवण समुद्र से भी आगे, उससे भी 21 कौन निकला उसको घेरने वाला, वो है धातकी खंड द्वीप। तो इसका नाम धातकी खंड क्यों है? जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों है? जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों है? बोले निशा जी। क्योंकि वो चूड़ी के आकार का है। चूड़ी के आकार का है जम्बू द्वीप, सॉरी, थाली के आकार का है। इसलिए उसका नाम जम्बू, थाली को जम्बू कहते हैं। नहीं नहीं, मतलब आपने पढ़ा नहीं अच्छे से, सुना भी नहीं। बोलिए पद्मा जी। जोर से बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही समझ में। जम्बू ग्रस्त है ना, जम्बू ग्रस्त के कारण इस जम्बू द्वीप कहते हैं। हाँ, जम्बू, क्योंकि इसमें एक जम्बू नाम का वृक्ष है। उस जम्बू वृक्ष के कारण इस द्वीप का ही नाम क्या पड़ गया है? जम्बू द्वीप। देखो ये तो अनादि निधन नाम है, किसी ने रखे नहीं है, लेकिन अब वो कि एक विशाल वो जम्बू वृक्ष है। अपन ने वृक्ष की भी चर्चा की है, कितने परिवार वृक्ष, कितना लंबा चौड़ा, कितनी बड़ी बड़ी शाखाएं, वो सारा। तो उसके कारण इसका, इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। ऐसे ही जो धातकी खंड द्वीप है वो धातकी, धातकी यानी आंवला, आंवले को बोलते हैं, आंवले का एक वृक्ष है। जैसा जम्बू वृक्ष है जम्बू द्वीप में, कहाँ पर है जम्बू वृक्ष? जम्बू वृक्ष कहाँ पर है? ऐसा नहीं है आगे बढ़ते जाएं तो भूलते जाएं। बोलो प्रीति। उत्तर कुरु में। उत्तर कुरु भोगभूमि जो है, उत्तम भोगभूमि, वहां पर जम्बू वृक्ष है। तो ऐसे ही धातकी खंड द्वीप में भी एक जो उत्तर कुरु भोगभूमि है
वहां पर धातकी नाम का वृक्ष है, और वैसे की वैसी उसी तरह की वही रचना है वहां, जिन मंदिर वो सब है, इसलिए इस द्वीप का नाम धातकी खंड द्वीप पड़ा है। लवण समुद्र का नाम लवण समुद्र क्यों है? वहां लवण नाम का वृक्ष है, वो तो आपने पढ़ाया ही नहीं। लवण समुद्र का नाम लवण समुद्र क्यों है? हमें अपने नामों के मतलब भले ही ना पता हो, हमारे तो ऐसे ही है नाम, लेकिन ये जो है ये सब सार्थक नाम है यहाँ। क्योंकि वहां का पानी लवण के समान खारा है हाँ, इसलिए। लवण समुद्र के जल का स्वाद खारा। ये शुरू में अपन ने जब अध्याय शुरू किया था ना, तब शायद यहाँ आपने इसमें दिया तत्वार्थ मणिप्रदीप में, शुरू में ये दिया है, लवण समुद्र के जल का स्वाद खारा है। और भी अलग अलग समुद्रों के जल के स्वाद कैसे हैं थोड़ा सा वहां दिया था, और बाकी फिर असंख्यात समुद्रों के जल के स्वाद वो गन्ने के रस के समान ऐसे हैं, वहां से देख लीजिएगा आप लोग और विस्तार से। तो धातकी खंड की चर्चा अपन कर रहे हैं। धातकी खंड का विस्तार कितना है? धातकी खंड का व्यास, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, द्विगुण द्विगुण विस्तारा है, 2 गुने है, तो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, लवण समुद्र 2 लाख योजन का, तो अभी धातकी खंड 4 लाख योजन। 4 लाख योजन मतलब एक साइड में विस्तार, एक साइड में उसका जो विस्तार है वो 4 लाख योजन का इसका विस्तार है। अब इसमें सबसे मेन रचना क्या है? देखो अपन सारी रचनाएं तो अलग नहीं पढ़ेंगे, अपन ने जम्बूद्वीप की रचनाएं पढ़ ली है तो वैसी ही रचनाएं हैं, लेकिन जो कुछ अंतर है, जो कोई डिफरेंस है वो अपन देख रहे हैं। ये जम्बूद्वीप है, फिर ये लवण समुद्र है, और अब ये 4 लाख योजन विस्तार वाला धातकी खंड द्वीप है। ये 1 लाख का, ये 2 लाख का, और ये 4 लाख योजन विस्तार वाला। तो अब इसमें क्या विशेषता है? कुछ एक्स्ट्रा है यहाँ धातकी खंड में। क्या एक्स्ट्रा है कि जम्बू द्वीप में तो अपने पास क्या था, यहाँ बीच में तो था ये लोक का नाभि के समान मेरू पर्वत, ये जम्बू द्वीप के सेंटर में था, ठीक है। अब यहाँ सेंटर कहाँ होगा? धातकी खंड में सेंटर कहाँ होगा? अब यहाँ 2 सेंटर होंगे, 2 सेंटर होंगे, एक सेंटर यहाँ और एक सेंटर यहाँ, ठीक है। तो अब ये पूरा जो धातकी खंड द्वीप है ये 2 भागों में बंटता है, 2 भागों में बंटता है। तो ये एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा में, इस तरह से 2 सीधे, ये मतलब ये पर्वत है, 2 सीधे पर्वत, बाण के जैसे, बाण जैसा होता है सीधा तीर, वैसे ये सीधे 2 पर्वत हैं उत्तर दक्षिण विस्तार वाले। इनका नाम है इक्ष्वाकार पर्वत। इक्ष्वाकार, इक्ष्वाकार, इसकी संधि विच्छेद करेंगे, ईशु प्लस आकार, ईशु बोलते हैं बाण को। ईशु शब्द पहले कहीं पढ़ा है? ईशु शब्द कहीं पढ़ा है क्या? सब फेल हो गए हैं। तत्वार सूत्र पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, कितने कितने नंबर आए थे सब 0 कर लेना अपने नंबर। सिद्ध शिला है ना ऊपर, उसका नाम है ईश्वरकर हूँ। ईशत प्रागभार वो अलग है, ईशु शब्द बोल रही हूँ। प्रीति नहीं ख्याल आ रहा? और इधर सुनीता आंटी, किसी को भी नहीं ख्याल आ रहा? दूसरा अध्याय अपन ने पढ़ा, पद्मा जी आप बता रहे? तो जो गतियां होती हैं वो है क्या? विजुअल गति जोर से, होती आपकी आवाज ही समझ नहीं आती है, जोर से बोलिए। है, विजुअल गति होती है ना। वो रिजु गति होती है, हाँ, पर वो उसी से रिलेटेड है, ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान है। विग्रह गति की जब अपन ने चर्चा की थी दूसरे अध्याय में, वहां पर 3 तरह की, पाणी मुक्ता, लांगलिका और ईशु गति। ईशु गति वो सीधी, विग्रह गति में जीव गमन किस प्रकार से करता है, और कहीं की बात नहीं कर रही थी मैं, तत्वार सूत्र की बात कर रही थी, और अभी बढ़ गया है दूसरा अध्याय इससे पहले ही। 3 प्रकार की गतियां देखी थी,
एक ईशुगति, एक पाणिमुक्ता, गौमूत्रिका, लांगलिका, ऐसे शब्द वहां पर दिए थे। तो जो सीधी गति होती है उसको ईशुगति बोलते हैं। तो ये ईशु मतलब, ईशु का मतलब है सीधा बाण जैसा। तो ईश्वाकार, ईशु के आकार का जो पर्वत है उसका नाम है ईश्वाकार पर्वत। मैं इसलिए कि शब्द भी सही अपने को याद हो जाए, उसका अर्थ पता लग जाए, वरना फिर इक्ष्वाक कुछ भी कर देते हैं, वो गन्ने का इक्षु बना देंगे उसको, ईशु को। यद्यपि गन्ना भी सीधा होता है लेकिन वो ईशु है, ईशु यानी बाण। तो ये दो पर्वत सबसे पहली मेन जो चीज है इस धात्ती खंड में, ये दो पर्वत यहाँ पर ईशु यानी बाण के आकार के हैं। उससे ये पूरा धात्ती खंड द्वीप दो भागों में डिवाइड हो गया है। अब जैसा जम्बू द्वीप की रचना है तो वैसी की वैसी ये रचना है यहाँ पर दो तरह से होंगी। एक पूरी रचना इधर से इधर तक और एक पूरी रचना इधर से इधर तक। इस तरह से जम्बू द्वीप से डबल रचनाएं यहाँ पर पाई जाएगी। पहले इसका देख लें। ये ईश्वाकार पर्वत की लंबाई बता सकते हैं कितना लंबा है? ईश्वाकार पर्वत कितना लंबा है? बढ़िया, 4 लाख योजन, क्योंकि 4 लाख योजन का यहाँ विस्तार है तो पूरा 4 लाख योजन की इसकी लंबाई है। ईश्वाकार पर्वत उत्तर से दक्षिण विस्तार वाला है और उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है वो 4 लाख योजन है। और चौड़ाई, पूर्व पश्चिम चौड़ाई 1000 योजन की चौड़ाई है। चौड़ाई मतलब ऐसा, ये जमीन पे ये जो है 1000 योजन की चौड़ाई है। उत्तर से दक्षिण 4 लाख योजन की इसकी लंबाई है। और ऊंचाई है निषद पर्वत के समान। अब बताओ निषद पर्वत कितना ऊंचा है? निषद पर्वत के समान ऊंचाई है। बढ़िया, ये लोग उंगलियां दिखा रहे हैं सब, दीपिका जी, स्मिता आंटी है। 400 योजन, 100 का हिमवन, 200 का महाहिमवन, 400 का निषद। तो 400 योजन की ऊंचाई है। 400 योजन की ऊंचाई है तो नींव कितनी होगी? 100 योजन की नींव। ठीक है। तो ईश्वाकार पर्वत 4 लाख योजन लंबाई वाले, 1000 योजन की चौड़ाई वाले और 400 योजन की ऊंचाई वाले ये ईश्वाकार पर्वत हैं। और इस ईश्वाकार पर्वत पर 4 कूट हैं। तैयार हो जाइए अपने डिब्बी विब्बी लेकर चावल की, मंदिर आने वाला है। ईश्वाकार पर्वत पर 4 कूट हैं। इसमें एक कूट जो सिद्धायतन कूट है, उस सिद्धायतन कूट पर अकृत्रिम जिन मंदिर है। देखिए ये धातकी खंड का चित्र है और ये आपको ईश्वाकार पर्वत, ये यहाँ पर ये ईश्वाकार पर्वत है, ये है धातकी खंड। ये आगे वाला तो पुष्कर द्वीप है, ये पूरा ढाई द्वीप का चित्र है। ये धातकी खंड द्वीप है, इसमें ये उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में ईश्वाकार पर्वत है। और जो समुद्र की साइड वाली जो कूट है उस पर अकृत्रिम जिनालय सिद्धायतन, जो भी अकृत्रिम जिनालय वाली कूट है उनके नाम सिद्धायतन ही होते हैं। और बाकी जो 3 कूट है वो सब व्यंतर देवों के निवास स्थान उन पर है। ये सब जो ये कृत्रिम जिनालय है 108 जिन प्रतिमाएं इनके अंदर, ये जो काउंटिंग में है, ये काउंट करने हैं, ध्यान रखना है अपने को। अभी अपन ने जम्बू द्वीप में कितने कृत्रिम जिनालयों की वंदना की थी? जम्बू द्वीप में कितने जिनालय थे? एग्जाम नहीं हुआ था क्या अपना जम्बू द्वीप का?
अभी नहीं हुआ ना एग्जाम। एग्जाम रख लें अपन, आगे बढ़ गए अपन। कब रखना है, पूरा होने पर? पूरा में तो बहुत लेंदी हो जाएगा, कभी तो काल चक्र आने वाला है इसमें। 78 की काउंटिंग। 78 जम्बू द्वीप में 78 अकृत्रिम जिनालय अपन ने देखे थे। अभी धातकी खंड में कितने होंगे, तो उसमें मतलब 78 जो जम्बू द्वीप में देखे वो तो वैसे के वैसे हैं ही। ये ईश्वाकार पर्वत एक्स्ट्रा है। ये ईश्वाकार पर्वत, इन पे एक एक अकृत्रिम जिनालय, इन सब की हम यहीं से भावपूर्वक वंदना करते हैं। अब और क्या एक्स्ट्रा है यहाँ धातकी खंड में, तो जो जम्बू द्वीप में जितनी रचनाएं हैं उससे दुगनी रचनाएं है। तो जम्बू द्वीप में हमने देखा था एक मेरु पर्वत, यहाँ बीच में सुमेरु पर्वत है। यहाँ धातकी खंड में 2 मेरु पर्वत है, एक पूर्व दिशा में और एक पश्चिम दिशा में। ये पूर्व दिशा वाला जो मेरु पर्वत है उसका नाम है विजय मेरु, और जो पश्चिम दिशा वाला मेरु पर्वत है उसका नाम है अचल मेरु। पंचमेरु अभी देखो अपने आज से चालू हुई है अष्टांगिका। अभी जो लोग विधान या पूजन करते हो उनको अच्छा लगेगा और उनको नाम भी याद होंगे। पंचमेरु के नाम तो याद होंगे ही, करने ही चाहिए। सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली। तो ये क्रम से नाम अपन बोलते हैं। तो सुदर्शन है बीच में, फिर उसके बाद वाला पूर्व दिशा में आएगा। मतलब आपको लोकेशन ध्यान रखनी हो तो नाम याद है अगर, तो कौन सा किस साइड आएगा, तो सुदर्शन, फिर विजय, फिर अचल, फिर आगे पुष्कर द्वीप में मंदर पूर्व दिशा में और विद्युन्माली वो पश्चिम दिशा में, इस तरह से। तो यहाँ 2 मेरु पर्वत हैं, विजय मेरु और अचल मेरु। इन मेरुओं की जो लंबाई चौड़ाई आदि है, तो सुमेरु पर्वत से थोड़ा सा डिफरेंस उसमें है, वो चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपना समय हो रहा है, तो वो बाकी के जो 4 मेरु हैं, तो सुमेरु वाली आप लोग देख के आइएगा, खोल के भी बैठिएगा तो आपको आसानी रहेगी। और वहीं अगर जगह छोड़ी हो तो अच्छा है, नहीं तो उसके अलग बाद में जहां भी हो वैसे लिखना आप लोग। ये 2 मेरु मतलब ये चीज एक्स्ट्रा हो गई। और अब जो रचनाएं हैं तो यहाँ पर भी वही इसी तरह से 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत हैं, हिमवन आदि 6 पर्वत, ये निषद, ये महाहिमवन, ये हिमवन, फिर ये नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 पर्वत हो गए। और इस तरह से ये 7 क्षेत्र है। गजन पर्वत है, वही 14 नदियां हैं। और चित्र आपको दिखाती हूँ, थोड़ी और चर्चा अपन कल करेंगे, आज ज्यादा अब समय नहीं है। देखिए ये यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, ये विजय मेरु है, ये अचल मेरु है। अब यहाँ जो जैसे जम्बूद्वीप तो क्योंकि थाली की जैसा था गोल, तो वहां रचनाएं इस तरह से थी। अब यहाँ जो ये रचनाएं हैं पर्वत और जो क्षेत्र है, ये सब आरे के समान, जैसे चक्र में आरा होता है, इस तरह की अपनी लाइंस बन गई हैं। यहाँ तो ये सीधी सीधी थी, पर यहाँ धातकी खंड में जैसे चक्र में आरा होता है, साइकिल का पहिया हो उसमें जैसे आरे होते हैं, उस तरह से आरे के समान ये दिखने में रचनाएं हो गई हैं। सबसे पहले ईश्वाकार पर्वत के बाद में ये हिमवन पर्वत है, और हिमवन पर्वत और ईश्वाकार पर्वत के बीच वाला जो क्षेत्र है ये भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के बीच में विजयार्ध नाम का पर्वत है, और हिमवन पर्वत पर पद्म सरोवर, उसमें से गंगा और सिंधु नदी निकल रही हैं। अब ये जो नदियां निकल रही हैं, तो वहां तो दोनों तरफ से नदियां निकल के लवण समुद्र में गिर रही थी, पूर्व वाली भी और पश्चिम वाली भी। यहाँ क्या होगा, पूर्व वाली नदी जा रही है लवण समुद्र में, और पश्चिम साइड से नदी जा रही है कालोदधी समुद्र में। थोड़ा थोड़ा ये डिफरेंस रहेगा। और भी है, आप लोग अपने हाथ से बनाने की कोशिश करिएगा, कुछ कुछ रफ ही, फिर कल अपन और विशेष तरीके से इसमें देख लेंगे किस तरह से धातकी खंड की रचना है। मोटा मोटा, ज्यादा लंबाई चौड़ाई वगैरह इसमें नहीं जाएंगे, बस मोटी मोटी रचना अपन देख लेंगे किस तरह से है। इस तरह से ये अकृत्रिम रचनाएं हैं,
अकृत्रिम मंदिर है, भगवान अकृत्रिम है, और जैसे वो अकृत्रिम भगवान और अकृत्रिम रचनाएं हैं, ऐसे ही हम भी, मैं आत्मद्रव्य को भी अकृत्रिम हूँ, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं हूँ। और अकृत्रिम होने से ही मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि अकृत्रिम वस्तुएं अशुद्ध नहीं होती है। ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का विचार इनके माध्यम से हम करें, इसी भावना से अभी पूरा करते हैं। जिनवाणी स्थिति। और कोई बोलना चाहेंगे? मयि हो प्रवृत्ति सहजिनी जीवन आधार सत सुखमय अचोट धारे प्रकृति त्यागे परमशील वर्ते सहज महाक्लेशकारी है यार परिग्रह उसे छोड़ लग जाए साधना में धुल जाए सब में समता की धारा से बढ़ते ही जाए सुआराधना में होवे जितेंद्रिय प्रपंच में एकाग्रता हो परम हो साक्षात साधन मुक्ति का सुख में निर्दोष चारित जयंत वंदे निर्शासन